हॉस्टल। हॉस्टल का वो कमरा आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब राजेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे। राजेश के माता पिता नहीं थे और ना ही कोई भाई बहन थे। गांव में वह अपने चाचा चाची के घर में रहता था। यहाँ आने के बाद उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने ही एक पार्ट टाइम जॉब भी कर ली थी। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और राजेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और राजेश बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। हम दोनों एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। राजेश मुझे कुछ डरा सहमा सा लग रहा था। मैं आपको बता दूं, राजेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपने डर की वजह बताई। उसने मुझे बताया। राजेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जगाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसा कि मैंने सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से है जो धीरे धीरे सही हो जाएंगे। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया और फिर हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था और फिर हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत थे और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाज़ा को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं फिर सो गया।
सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ लग रहा था। मैंने कहा, राजेश भाई तो तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ हॉस्टल मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल को दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मुझे 2 हफ्ता और उस हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो राजेश भाई बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो राजेश ने मुझसे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा, राजेश मेरे गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। फिर राजेश ने मेरी ओर मायूसी से देखा और मुझसे कहा, ठीक है भाई तुम जल्दी आना। इसके बाद राजेश को छोड़कर मैं अपने गांव चला गया। मैं गांव जाने के बाद राजेश के साथ क्या हो गया इसका पछतावा मुझे आज तक है। ये डरावनी कहानी पूरी पढ़ने के लिए आपको आगे पढ़ना होगा। मैं गांव जाने के बाद राजेश के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आपको आगे चलना होगा। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा राजेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा राजेश को कॉल करता हूँ। मैं कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेज आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक नहीं किया था। ये मैसेज राजेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। राजेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज राजेश ने मुझे भेजा था। मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत ही मैं उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि राजेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है ये एक सुसाइड है। और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा ये राजेश की ही डायरी है। मैंने देर न करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया जहाँ तक राजेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी। उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ राजेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने किया होगा। रूम की इस हालत के बारे में
मैं हॉस्टल की मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और मुझे उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। उन्होंने कहा तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम नकुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, नकुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने नकुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। राजेश के साथ क्या हुआ क्या नहीं, या उसने क्या कुछ कहा होगा, ये एक राज ही बनकर रह गया। अब वो हॉस्टल का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उस कमरे में ताला लगा दिया है, कभी ना खोलने के लिए।